अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसैन बशलानी है। और आज हम मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी में मौजूद हैं। आज का इस कोर्स इस सेशंस का मकसद जो है वो आप लोगों को टू मेक यू लर्न पीके टैक्स, इनकम टैक्स, पाकिस्तानी पाकिस्तानी टैक्सेशन के बारे में आप लोगों को नॉलेज देना और आप लोगों को सिखाना कि व्हाट इज़ पाकिस्तानी टैक्स। तो सबसे पहले हम मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने ये इतना ज़बरदस्त कोर्स आप स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किया। अच्छा जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ हुसैन बशलानी एंड आई एम अ renowned tax practitioner and founder of 110 Consultants, which is a tax and business consultancy firm in Karachi. On academic sides, I have completed my master's from University of Karachi and also partly completed ACCA exams. And I have almost around 7.5 years of experience in the both international and local banks in the field of customer experience and quality assurance teams. In my professional side टैक्सेशन की तरफ अगर हम बात करें तो तकरीबन मुझे 5 साल का तजर्बा है टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंसी में। आई एम अ सर्टिफाइड आईटीपी practitioner from FBR, and also I have completed a USA taxation certification training as well. तो जी, जैसे कि आप लोग तमाम जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो एसीसीए से आप लोगों का ताल्लुक है। एसीसीए जैसे आप लोगों को पता है कि वो यूके बेस्ड डिग्री है। ठीक हो गया जी। तो अक्सर मार्केट में जब आप यूके का टैक्स पढ़ के जाते हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इरादा भी करते होंगे कि हमने मुल्क से बाहर जाके जॉब करनी है, मुल्क से बाहर जाके काम करना है, चाहे वो फिर मिडल ईस्ट हो, चाहे फिर वो यूके हो, यूएसए हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पाकिस्तान में रह जाते हैं किसी न किसी वजूहत की बिना पर। ठीक हो गया जी। तो जब वो बच्चा पाकिस्तान में जॉब करता है या अपने करियर का स्टार्ट लेता है, चूंकि वो यूके बैकग्राउंड से आया हुआ है, यूके का टैक्स पढ़ रहा है या यूके का टैक्स पढ़ा हुआ है उससे, तो पाकिस्तानी टैक्स से रिलेटेड उसको नॉलेज कम होती है या नहीं होती है, दोनों सूरतें हो सकती है। ठीक है जी। तो ये अगेन मैं वही कहूंगा, मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि आप लोगों को जो एक बेसिक नॉलेज एंड बेसिक लर्निंग प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कि आप पाकिस्तानी टैक्स के मुतालिक भी जानें। सिंस हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमें अपने करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर गोल्स भी यहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें चूज करने होते हैं। तो ये टैक्स भी, इसके बारे में नॉलेज लेना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इस कोर्स में हम क्या लर्न करेंगे, हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है, मैं आपको ब्रीफली गाइड करता चलता हूँ। हम इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं कोर्स के मुतालिक। टैक्स सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स होता क्या है, कैसे गवर्नमेंट्स टैक्स कलेक्ट करती हैं, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इकोनॉमी को हमारी क्या बेनिफिट है, यानी मुल्क को क्या बेनिफिट है। एक बेसिक सा सवाल है, सर हम टैक्स क्यों दें, तो उससे हमारा मुल्क किस तरह चलता है, क्या बेनिफिट है हमारी इकोनॉमी को, वो हम देखेंगे इस कोर्स में। उसके बाद हम देखेंगे जो बेसिक एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है हमारे कंट्री में, व्हाट इज एनटीएन, नेशनल टैक्सेशन नंबर, क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं एनटीएन के, उसके फवायद क्या हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एनटीएन लेने के, उसके बाद कौन कौन लोग एलिजिबल हैं अपने एनुअल टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के। ठीक हो गया जी। उसके बाद इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स होते हैं और बिजनेस टैक्स रिटर्न्स होते हैं। हम आपको इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न इन डिटेल एंड बिजनेस टैक्स रिटर्न्स भी आपको बताएंगे कि उसका एक ब्रीफली आपको वॉक थ्रू कराएंगे कि कैसे सिस्टम्स पे जाके फाइल किया जाता है। सिस्टम पे फाइल करने से पहले कौन कौन से प्रीरिक्विजिट्स हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए आपके क्लाइंट की, या अगर आप खुद अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे इस कोर्स, इस सेशंस के अंदर कि बेनिफिट्स क्या हैं टैक्स फाइलिंग करने के। वो अफराद जो फाइलर हैं वो क्या बेनिफिट हासिल करते हैं ओवर नॉन फाइलर्स, टैक्स फाइलिंग करने के जो बेनिफिट है। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स को, इस सीखने के बाद, ये जो आप चंद घंटे स्पेंड करेंगे अपनी जिंदगी का कीमती वक्त, आपको फायदा क्या होगा इस कोर्स, इस सीखने से, पाकिस्तानी टैक्स सीखने से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हम हासिल कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्रीज। उसके बाद हम देखेंगे कि इस कोर्स से आप पर्सनल बिजनेस मैनेजमेंट या पर्सनल अपने टैक्सेशन मैनेजमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अभी अगर एक शख्स है जिसको कुछ नहीं आता पाकिस्तानी टैक्स के मुतालिक, या हम अज्यूम करें उसे टैक्स के मुतालिक कुछ भी नहीं पता,
लेकिन जब वो ये कोर्स सीख लेता है, अंडरस्टैंडिंग ले लेता है बेसिक, तो वो किस तरीके से अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को, अपने पर्सनल टैक्सेशन मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकता है और उससे फायदा हासिल कर सकता है। उसके बाद अगेन वही बात हम देखेंगे कि इंडिविजुअल टैक्सेशंस, बिजनेस टैक्सेशंस, या आप कोई कारोबार की तरफ भी जाते हैं, कोई कारोबारी अरेंजमेंट्स की तरफ भी आप जा रहे होते हैं, तो आप पार्टनरशिप्स की तरफ भी जैसे आप जा रहे होते हैं, तो उसमें ये चीजें आपको कैसे बेनिफिट लेती हैं, और आपको अगर इस चीज की नॉलेज है, यू आर वेल अवेयर्ड विद द लॉज एंड विद द टैक्सेशन फॉर्मूलाज, तो आप कैसे दूसरों से एज हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे, आई होप आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स एज अ करियर। जैसे अभी हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि क्या बेनिफिट इस कोर्स के बाद हम हासिल कर सकते हैं, यानी जब हम ये कोर्स लर्न कर लेंगे तो उसके बाद हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो हम एज अ करियर चूज कर सकते हैं। Okay, G. After learning PK income tax skills, students can have multiple benefits and options. Few of them are as follows. Number one, it is a very highly paid profession. यानी अगर आप इस कोर्स को या एज अ टैक्स में अपना करियर बनाते हैं तो ये बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशन है पाकिस्तान के अंदर। यानी अगर आप देखें जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं या बड़ी बड़ी फर्म्स के ओनर्स हैं, या इवन जो लोग बड़ी बड़ी फर्म्स में जॉब्स भी करते हैं और एक अच्छे लेवल पे जॉब करते हैं, जिन्होंने एसीसी किया है, जिन्होंने सीए किया है, जिन्होंने टैक्सेशन सीखा है, उनको एक अच्छे सैलरी मिली जाती है, तनख्वाह दी जाती है, अगर उनके पास तजर्बा भी है और अच्छी नॉलेज रखते हैं वो। नंबर सेकंड, वेरी डिमांडिंग इन जॉब मार्केट। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी भी आप इंडीड करें, rosie.pk पे चले जाए, टैक्स के लिए आपको बहुत सारी बेसिक जॉब से लेकर हाई लेवल जॉब तक भी आपको अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप इसको एज अ करियर, एज योर रन योर ओन टैक्स कंसल्टेंसी भी आप कर सकते हैं। यानी इफ यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, अगर आपको टैक्सेशन आता है, पाकिस्तानी टैक्स आता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी रखते हैं, एक अच्छा तजर्बा रखते हैं, तो आप जॉब ना करें, आप उसको ऐसा ओन कंसल्टेंसी फर्म की तरफ भी आप जा सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टैक्स सिस्टम इजीली विच अल्टीमेटली बेनिफिट योर सेल्फ एंड योर बिजनेस। यानी एक वो शख्स, आप अज्यूम करें एक आदमी है जिसे टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो हमेशा क्या रहेगा, मोहताज रहेगा किसी टैक्स कंसल्टेंट का, किसी टैक्स प्रैक्टिशनर का, किसी वकील का। लेकिन एक शख्स क्वालिफाइड है, टैक्स की भी नॉलेज रखता है, तजर्बा भी रखता है, तो वो उसको अपने जो सिस्टम्स हैं, अपने जो टैक्स के लॉज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो आसानी से समझ सकता है। और जब वो आसानी से समझ सकता है तो वो अपनी पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रिलेटेड टू द टैक्स एंड द फाइनेंसेस, या वो अपने बिजनेस के हवाले से कोई टैक्स मैनेजमेंट हो, वो उसको आसानी से कर सकता है। टू नो हाउ टू सेव टैक्स वाइल डूइंग बिजनेस। जब आपको लॉस पता होंगे, आपको काम आता होगा, तो आप आसानी से बहुत सारे लीगल वेज में अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। इसकी बड़ी एक शॉर्ट सी एग्जांपल है कि आप फाइलर हो जाए, आपको हर चीज में आधा टैक्स लगेगा। जहां आपका 100 रुपया टैक्स कटता है, जब आप फाइलर हो जाएंगे तो आपका 50 रुपए टैक्स कटेगा। तो सीधी सीधी 50 रुपए की आपने एज अगर बिजनेस हम देखें तो वो आपने बचत कर ली। ठीक हो गया जी। ये बेसिक मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्राइब कर दिया। बाकी हम क्लास के साथ, कोर्स के साथ साथ हम इसको बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आपको लेके चलेंगे जो टैक्स हमारा जो है, हम जो ये पीके टैक्स पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हमने नोट किए जो हम कोशिश करेंगे इस अपने क्लासेस में या इस हम अपने सेशन के अंदर इसको सम अप करें। नंबर वन, हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन टू टैक्स, टू द इकोनॉमी क्या होता है, एलिजिबिलिटी टू फाइल रिटर्न्स क्या है, टाइप्स ऑफ इनकम कौन कौन सी हैं, हमारे पास कौन कौन सी इनकम टाइप्स हैं जो हम यूज होती हैं या जिसके बाद हमें टैक्स फाइल करने की नीड पड़ती है, वो भी हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। फिर कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस के बारे में बात करेंगे कि किन किन चीजों पे टैक्स एग्जेम्पशंस होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ फाइलर, यानी अगर आप जब अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टाइमली फाइल करते हैं, यानी आप फाइलर बन जाते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर बन जाते हैं, सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, तो कौन कौन से एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। उसके बाद हम एफबीआर, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो हमारा पेरेंट बॉडी है टैक्सेशन को, जो पूरा ओवरलुक करता है, उसके ऑडिट क्या होते हैं या उसकी क्या चीजें होती हैं, उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो एनटीएन है, नेशनल टैक्सेशन नंबर, एंड ई फाइलिंग ऑफ योर इनकम एंड वेल्थ स्टेटमेंट, कैसे आप अपनी सैलरी इनकम को, बिजनेस इनकम को, रेंट इनकम को,
प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम को, शेयर्स की इनकम को कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में इस कोर्स के अंदर बताएंगे। तो ठीक है जी, यहां तक उम्मीद है आप तमाम को ये समझ आया होगा। तो चलें लेट्स स्टार्ट, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप मेन पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन फॉर एन इकोनॉमी। आसान सी जबान में समझा देता हूं, बहुत मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई होगी, आसान जबान में समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक घर की एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल जो हम सबसे रेलिवेंट है और हम सबको, आप लोगों को वो समझने में भी आसानी होगी। वो क्या है कि एक घर है, एक घर में माँ वालदैन है, अम्मी अब्बू हैं, दो उनके बच्चे, तीन उनके बच्चे हैं। एक बेटा जॉब करता है, एक बेटा उनका बिजनेस करता है और एक छोटा बच्चा या बच्ची उनकी स्टडी अभी कर रही है। और बाप नियर टू रिटायरमेंट है या समझ लें रिटायर्ड हो चुका है। जो अम्मी है उनकी, वो आप समझ लें कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही होती हैं या समझे हाउसवाइफ है प्रॉपरली वो, बट वो छोटा मोटा अपना ऑनलाइन होम शेफ वगैरह ये सारे काम कर रही होती हैं। ठीक हो गया। अब एक घर की अगर आप एग्जाम्पल लें, उस घर के अंदर 5 अफराद मौजूद हैं, 5 इंसान मौजूद हैं। तो उन 5 इंसानों की कुछ नीड्स हैं। अब वो नीड्स क्या क्या है? सबसे पहली नीड, जिस वो घर में रह रहे हैं, अगर वो रेंट पे घर है तो उनको रेंट पे करना है। ठीक है, यानी उनकी शेल्टर की नीड, बेसिक नीड हो गई उनकी। नंबर सेकंड अगर हम आ जाएं, उनके फूड की नीड हो गई, यानी वो खाना पीना, पेट पूजा के लिए उनको कुछ पैसे चाहिए, खाना पीना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम आ जाएं, घर की क्या जरूरत होती है? घर में यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस होते हैं। घर में अल्लाह ना करे कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाए किसी को, यानी खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, कोई बीमार हो जाता है, कोई छोटा मोटा बुखार आ जाता है, कोई मेडिसिन की नीड पड़ती है, कोई डॉक्टर की कंसल्टेंसी की नीड पड़ती है, चाहे वो डेंटिस्ट हो चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर हो, तो उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए। ठीक हो गया जी। फिर आगे के बच्चों की सेविंग के लिए भी पैसे चाहिए। उसी पैसे को अर्न करके जब वो सेव करेगा अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बेटी की तालीम के लिए, या अपने रेनी डेज के लिए वो पैसे सेव कर रहा होता है, ताकि वो कल को खुदा ना खास्ता कोई काम कम हो या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उनके पास वो पैसे सेव हो। तो इस तरह चलता है ये घर का एक साइकिल। अब जस्ट अज्यूम, अब आप अज्यूम करें छोटी सी बात, कि वो जो अर्न करते हैं, यानी वालिद भी अर्न कर रहा है, एक बेटा जॉब भी कर रहा है, एक बेटा बिजनेस भी कर रही है, जो वालदा है वो होम बेस्ड कुछ काम भी कर रही है। तो हर शख्स छोटा छोटा कुछ ना कुछ अर्न करता है। वालिद की इनकम हो सकता है बहुत ज्यादा हो, सेटल्ड हो, बच्चे अभी उतने सेटल ना हो, कम हो या सेटलमेंट की तरफ हो। अगर सोचें, हर बंदा अपना अपना शेयर उस घर को चलाने के लिए देता है, यानी घर के रेंट में, घर की यूटिलिटीज में, घर के फूड एंड शेल्टर के अंदर, घर के मेडिकल एक्सपेंस में, घर की सेविंग्स में, फिर बच्चों की इंश्योरेंस है, बच्चों का हेल्थ केयर है, घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हर बंदा अपना एक शेयर दे रहा होता है। तो जब वो अपना शेयर दे रहा होता है, यानी जो वो अर्न करता है इनकम, उसका वो शेयर देता है। ठीक हो गया जी। तभी ये पूरा एक सिस्टम चलता है। और अगर वो कोई भी एक शख्स, फॉर एग्जाम्पल, उनका बजट हाथ इतना टाइट है, हम सोचें 2 मिनट के लिए, कि कोई एक बंदा भी शेयर देना बंद कर दे, तो उनके घर का जो सिस्टम है, हिसाब किताब है, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री पाकिस्तान का हाल है, कि अगर हमारे पास पैसे नहीं आए थ्रू टैक्स, थ्रू दी फॉरेन फंडिंग, थ्रू दी लोन्स, तो पाकिस्तान का शेयर सिस्टम चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये एक पहले छोटे लेवल की एग्जांपल आपको देके समझा दी कि सिस्टम कैसे चलता है। अब इसको हम करते हैं एक बिग पिक्चर में कन्वर्ट, इसी एग्जांपल को। वो बिग पिक्चर क्या है? हमारा प्यारा वतन, प्यारा देश पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। अब आ जाए, क्या होती है टैक्सेस, कैसे चलती है हुकूमतें, कैसे चलती है सरकार, कैसे चलते हैं मुल्क। Taxes are considered to be very crucial for economy of any country to finance its social projects. Without taxes, it would not be possible for the government to contribute to the health and education sectors. Taxes go to fund health services such as healthcare and medical research. ठीक हो गया जी। यानी टैक्स किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है। अगर जनता अवाम टैक्स देना बंद कर दे तो गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। क्या हो पाएगा? गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी भाई? गवर्नमेंट के पास कोई रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडीज थोड़ी है। गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट करती है तो पैसा लाता है, यानी वो भी गवर्नमेंट की बुनियाद पर एक्सपोर्ट होता है तो पैसा आता है। एक्सपोर्ट कौन कर रहा होता है? बिजनेसमैन कर रहा होता है। बिजनेसमैन क्या देगा गवर्नमेंट को? अपनी इनकम पे टैक्स देगा। वो जो टैक्स देगा वही तो प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट से तो कंट्री चलती है, यानी वो गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट है। हम उसको टैक्स बोलते हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो टैक्स है।
उस टैक्स से मुल्क चलता है, सरकार चलती है। ठीक है, अब सरकार क्या करती है जब पैसा आता है? तो अपनी पॉलिसीज बनाती है कि भाई ये मेरे हॉस्पिटल्स हैं, ये सरकारी इदारे हैं, ये सरकारी स्कूल्स हैं, ये सरकारी कॉलेजेस हैं, इनको उसी टैक्स से हम फंड करते हैं। ठीक हो गया जी? तभी वो सिस्टम सारा चल रहा होता है। उसके बाद सरकार क्या करती है उन पैसों का? पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज देती है। टैक्स को एक और जबान में आप यूं भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सिटीजन एंड द इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स द गवर्नमेंट। जब आप टैक्स दोगे, इकोनॉमी चलेगी, तभी सरकार चलेगी। ठीक हो गया जी? फिर ये एक बड़ी पिक्चर है, आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो टैक्सेस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपीस के अंदर, बिकॉज टैक्सेस की कंट्रीब्यूशन से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होती है, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होते हैं, गवर्नमेंट वही पैसा इन्वेस्ट करती है अपने सिटीजन्स पे, यानी ह्यूमन कैपिटल लगा में इन्वेस्ट करती है। तो ये सारी अच्छी अच्छी पिक्चर मैंने दिखाई। तो उम्मीद है कि टैक्स होता क्या है, इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है, ये भी आपको बता दिया, और उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। चले जी, लेट्स मूव ऑन। ठीक हो गया जी? अच्छा, टैक्स के बाद हमारा जो टॉपिक है टैक्स से रिलेटेड ही है। तो कौन कौन से वो लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, और कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स ऑफ इनकम है, वो भी हम देखेंगे। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। टैक्स किन लोगों को फाइल करना पड़ता है? सबसे पहले वो अफराद जो कोई भी किस्म का कारोबार करते हो, यानी कारोबार करते हो, कारोबार का क्या मतलब है? या वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाते हो कोई दुकान की सूरत में, कोई ऑनलाइन बिजनेस की सूरत में, या वो पार्टनरशिप फर्म की सूरत में पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हो, या वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो, किसी भी स्केल पे कारोबार करते हो, इनकम एलिजिबल है आपकी, टैक्सेबल इनकम, आपको टैक्स पे करना है, आपको अपने रिटर्न्स भी फाइल करने हैं। अच्छा, अब इनकम के स्लैब्स हैं, कौन से इनकम पे कितने पे टैक्स क्या लगता है, क्या लगता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी? दूसरी चीज, तनख्वाहदार अफराद, सैलरीड इंडिविजुअल, जो बहुत सारे लोग हम में से तनख्वाहदार लोग होंगे, उनको अपनी तनख्वाह में से टैक्स अदा करना पड़ता है। ठीक हो गया जी? कैसे टैक्स अदा होता है? एक शख्स है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना है, तो उस 1 लाख सालाना का मतलब है, सॉरी 1 लाख रुपए माहाना है, सालाना नहीं, मंथली इनकम है। 1 लाख मंथली का मतलब 12 लाख रुपए साल की इनकम। तो क्या अब गवर्नमेंट वेट करे कि वो पूरे साल खत्म होगा, 12 लाख रुपए कमाएगा, तो मुझे जो भी अमाउंट उसका टैक्स का बनता है वो देगा? एक अज्यूम कर लेते हैं 30,000 रुपए बनता है साल का 12 लाख रुपए पे सैलरीड इनकम पे टैक्स। तो ऐसा तो नहीं होता ना, सरकार तो ऐसे नहीं चलेगी। सरकार तो आपके टैक्स एडवांस ले रही होती है, तो इसीलिए हमारा एम्प्लॉयर हमारी सैलरी से टैक्स विथहोल्ड करता है, यानी टैक्स डिडक्शन करता है, और गवर्नमेंट को, एफबीआर को जमा करा देता है। तभी वो सरकार का सारा सिस्टम चल रहा होता है। ठीक हो गया जी? नंबर थर्ड पे आ जाए, एसेट्स, यानी हर वो बंदा जो किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी ओन करता हो, गाड़ी ओन करता हो, बैंक अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई हो, सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हो, इंश्योरेंसेस ली हुई हो, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हो जिसके पास, जो कारोबार करता हो, और कोई असासा ओन करता हो, एसेट ओन करता हो, उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो अपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न्स या गोशवारे जमा करा दे। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, और किन पे है? अक्सर आपने देखा होगा, ये बहुत सारे हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अकुवत है, या जो भी हैं, बड़े बड़े हमारे नाम हैं, एनजीओ जिसे हम कहते हैं, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या ट्रस्ट भी कहा जाता है उन्हें। तो उन लोगों पर भी लाइबिलिटी है कि वो अपने टैक्स रिटर्न जमा कराएं। वो अलग बात है कि वो एफबीआर से जाकर टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स लेते हैं, और एक वो पूरा प्रोसेस है जो उनको कानूनी प्रोसेस एक फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उनके ऊपर भी लाइबिलिटी बनती है कि वो अपने टैक्स रिटर्न सालाना टाइमली जमा कराएं। अच्छा जी, अब इन लोगों पे लाइबिलिटी बनती है, आप पे, मुझ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, आपको अंडरस्टैंड हो गया, भाई मैं तो लाइबल हूं टैक्स पे करने का, और मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे हमारे 97% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन कहती है ना कि मैं, हम तो टैक्स नहीं पे करते, भाई क्या फायदा है, कह रहे होते हैं ना लोग इस तरह। तो फिर क्या होता है? फिर सरकार आती है, सरकार आती है तो सरकार बाय एंडोर्समेंट आपसे वो काम कराएगी। कैसे करवाएगी? सरकार करवाएगी आपसे थ्रू नोटिस सर्व करके। एफबीआर का फिजिकल नोटिस आएगा,
थ्रू ईमेल आएगा, आपके घर बाय पोस्ट आएगा कि सर जी ये ऐसे टोन करते हो, ये इनकम लेते हो, ये कारोबार कर रहे हो, ये असासे ऑन कर रहे हो, ये कंपनी चला रहे हो, सर टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवा रहे आप। तो लिहाजा आ जाइए जिमरे में, आ जाइए सिस्टम के अंदर, अपने वॉलंटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए और हमें बता दीजिए कि क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, कितना टैक्स पेबिलिटी लाइबिलिटी बनती है, पे कीजिए और अल्लाह ही अल्लाह खैर सल्ला जी। ठीक हो गया जी, तो यहां तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, यानी नॉन रेजिडेंट हो, आप यूएस में बैठ के जॉब करते हो, दुबई में बैठ के जॉब करते हो, या कोई एसेट ही नहीं रखते, कुछ है ही नहीं, बस इनकम है, अम्मी अब्बू को रेमिटेंस भेजते हो, बेगम बच्चों को रेमिटेंस भेजते हो, तो मैंडेटरी नहीं है अनटिल अनलेस आपको जरूरत ना पड़े कहीं पर। वो भी बता दूंगा कि कब कब किस किस तरह जरूरत पड़ सकती है, तो आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा कोई शख्स है जो अर्न ही नहीं करता, भाई मेरी उम्र 20 साल है, मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूं सर, कुछ अर्न ही नहीं करता, तो कैसे टैक्स फाइल करूं, तो भी छूट है, आप ना करें, आप पे कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। लेकिन याद रहे मैंने क्या कहा है, नो इनकम अर्न, यानी कोई स्टूडेंट है या कोई शख्स है जिसकी कोई इनकम नहीं है, कोई एसएस नहीं है, कोई विथहोल्डिंग नहीं है, कोई कारोबार नौकरी नहीं है, उसको उसके लिए छूट है, वो ना भी करे तो एफबीआर उतनी सख्ती नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ इनकम कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम अपने टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं, क्या सिस्टम्स में हमें किस किस अकाउंटिंग हमें किस तरह करनी है या वॉट एवर, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले इनकम को समझें कि इनकम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्योंकि जब आप इनकम की टाइप्स को समझेंगे तभी आप ये सारे काम कर पाएंगे। और आपको पता होगा कि भाई मेरी इस इनकम को भी मुझे अकाउंट फॉर करना है, मेरी इस इनकम को भी अकाउंट फॉर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं शेयर से भी प्रॉफिट कमा रहा हूं तो उसको मैं छुपा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने वो अकाउंट फॉर करनी है सारी चीजें। ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इनकम देखेंगे। एक्सक्यूज मी। ठीक हो गया जी। हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इनकम पे। ठीक है जी। सर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इनकम होती हैं? नंबर वन, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वो इनकम जो आप तनख्वाह से कमाते हैं सर। अच्छा जी सर, तनख्वाह कौन सी तनख्वाह जी? मेरी तो सैलरी स्लिप आपने अक्सर देखी होगी, बेसिक पे होती है, ग्रॉस पे भी लिखा हुआ होता है, उस पर मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, उससे बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। आपको इनकम का एक फॉर्मूला है, वो आपका एचआर फाइनेंस बता देंगे। आपको भी मैं बेसिकली ब्रीफली बता देता हूं, फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम देख लेंगे। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट, whether of a revenue or capital nature, including wages, allowances and prerequisite given to employee by employer by virtue of his or her employment। ठीक हो गया जी। पेंशन भी इसमें इंक्लूड होती है, पेंशन पे वैसे टैक्स नहीं होता। टैक्स ऑन सैलरी इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट फ्री और बिलो पार 10% इंटरेस्ट लोन बिलो 1 मिलियन। इसका क्या मतलब है जी? इंटरेस्ट फ्री और बिलो पार जो आपको लोन दी जाती है उस पे भी कहीं ना कहीं टैक्स डिडक्शंस इनिशियली हो रही होती हैं। रीइंबर्समेंट्स आर एक्सक्लूडेड, यानी वो एक्सपेंस जो आपने खुद किया है अपने एम्प्लॉयर की जगह पे, अब वो रीइंबर्समेंट आपको दे रहा है तो वो एक्सक्लूडेड होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस के जिम्मे में आ जाता है। यानी इन शॉर्ट आपको क्या यहां पर पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी यानी तनख्वाहदार। अच्छा, अब कितनी इनकम? सर मेरी तो इनकम 40,000 रुपए महीना है, तो क्या मुझे मेरी तनख्वाह से टैक्स कटेगा? तो इसका जवाब है नो। पाकिस्तान में इस वक्त के स्लैब के हिसाब से, करंट स्लैब के हिसाब से, ये फर्स्ट जून के फर्स्ट वीक पे अभी बजट एक्सपेक्टेड है, ये चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आज तक जो स्लैब है वो है 6 लाख रुपए सालाना और 50,000 रुपए मंथली। अगर आपकी 50,000 रुपए माहाना सैलरी है और 6 लाख रुपए सालाना सैलरी है तक कमाते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना अपनी इनकम पे। सिर्फ आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, बताना है कि भाई मेरी 5 लाख रुपए साल की तनख्वाह है, जिसमें से 3 लाख एक्सपेंस किया, 2 लाख रुपए मेरे सेव हुए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, टैक्स नहीं पे करना होगा आपको। ठीक हो गया जी, बात क्लियर है यहां तक? चले जी, दूसरी टाइप ऑफ इनकम देखते हैं। सर दूसरी टाइप ऑफ इनकम हमारे पास कौन सी इनकम होती है? बिजनेस इनकम, यानी वो इनकम जो कारोबार से कमाई जाती है, धंधा करके कमाई जाती है, कोई भी ट्रेड करके कमाई जाती है, सर्विसेज बेचकर कमाई जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक हो गया जी।
अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला है? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी वेदर फिजिकल बिजनेस और फ्रॉम ऑनलाइन और होम बिजनेस। यानी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई दुकान है तभी तुम दोगे, नहीं। ऑनलाइन बिजनेस करते हो, होम बेस्ड बिजनेस करते हो, कोई भी फिजिकल दुकान है, ऑफिस है, कारोबार करते हो, आपकी इनकम है, आपने टैक्स देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहां लोग एक चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अक्सर लोग हमसे, हमारे भी जो क्लाइंट्स हैं वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरी बिजनेस इनकम है साल की 10 लाख रुपए, मैंने सर अपने घर में काम करवा लिया, मैंने अपने घर की यूटिलिटीज खरीद लिए, तो क्या वो मैं माइनस करूंगा इनकम से? तो सर सिंपल सा आंसर है नो। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, माइनस और लेस योर पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम योर बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस इनकम के अगेंस्ट हमेशा बिजनेस एक्सपेंसेस ही लेस होंगे आपके। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट और लेस योर पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम योर बिजनेस रेवेन्यू और इनकम। ठीक हो गया जी। यानी बिजनेस के इनकम से आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को माइनस नहीं कर सकते। ये मोटी मोटी टेक्निकल बातें लोग आपसे पूछेंगे जब आप फील्ड में आएंगे, ठीक है, और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो सर कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं? मैंने तो साल का 10 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया, क्या 10 लाख पे टैक्स दे दूं? नहीं सर, कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं जो माइनस करोगे। क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हायर किया हमें एज अ लीगल कंसल्टेंट, साल की 1 लाख रुपए फीस दे दी, माइनस करोगे एज एक्सपेंस बिजनेस का, क्योंकि भाई बिजनेस के लिए दी ना वो फीस, लीगल कंसल्टेंसी के लिए। फिर बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, क्या एक्सपेंसेस? सैलरी दी सर, पूरे साल में 3 लाख रुपए तनख्वाह भी तो दी, सर 1 लाख रुपए रेंट भी तो दिया, सर 1 लाख रुपए यूटिलिटी भी तो भरा, सर बिजनेस प्रेमिसेस की मेंटेनेंस के लिए भी तो 20,000 रुपए दिए। तो सर इस तरह मैंने मिला के 10 लाख रेवेन्यू किया, 5 लाख रुपए एक्सपेंस किया बिजनेस का। तो अब मेरा जो नेट प्रॉफिट है कितना है? 5 लाख रुपए। तो अब मुझे जो टैक्सेबल इनकम मेरी बनेगी वो बनेगी 5 लाख रुपए। ठीक हो गया जी, समझ आया? यानी बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आप लोग अवेयर भी होंगे, आप अपने फाइनेंसिस में पढ़ भी रहे होंगे। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया जी, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सर पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट बिजनेस। आजकल एफबीआर ने बड़ी सख्तियां की हुई हैं, तो थोड़ा से मार्केट डाउन है या मार्केट स्लो है, लेकिन हम पाकिस्तानियों का सबसे बेहतरीन बिजनेस, जो सबसे सेफ बिजनेस भी है और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है हमारे मुल्क के अंदर, वो क्या है? प्रॉपर्टी का बिजनेस। यानी वो इनकम जो आपकी प्रॉपर्टी से जनरेट होती है। अच्छा, यहां प्रॉपर्टी की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं रेंट इनकम की। यानी बहुत सारे लोग हैं, आप अपने फैमिलीज में देखते होंगे, अपने सोशल सर्कल्स में देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज को जो ओन करते हैं उन्हें रेंट आउट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, 2 घर हैं किसी साहब के, उन्होंने दोनों घरों को रेंट पे दिया हुआ है। दोनों घरों से 50,000 रुपए का रेंट आता है मंथली तौर पे। ठीक है, यानी मंथली 1 लाख रुपए का रेंट आता है। अच्छा, रेंट इनकम टैक्सेबल है? सर बिल्कुल है। सर कितनी एग्जेम्पशन है? सर सालाना 3 लाख पे एग्जेम्पशन है। यानी साल का 3 लाख रुपए रेंट इनकम है आपकी, तो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स टू एट दैट रेंट इनकम। बट अगर वो 3 लाख से ऊपर है, 6 लाख है, 8 लाख है, 5.5 लाख है, 10 लाख है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज आपको टैक्स पे करना है अपनी रेंट इनकम पे। अच्छा जी, सर अब क्या एग्जेम्पशन है रेंट इनकम पे? सर मैं तो रेंट इनकम मैंने हासिल की पूरे साल में 10 लाख रुपए, लेकिन मेरे किराएदार ने बोला यार आपका तो कलर बहुत खराब हो गया था, कलर करा दो। एक ने बोला आपके घर की टंकियां सर बहुत खराब है, पानी का मसला है, ये लाइनें चेंज करा दो। तो अमूमन वो ओनर्स करवा रहे होते हैं, हमने अपनी सोसाइटी में देखा होगा। मार्केट की प्रैक्टिस भी यही होती है, आप लोगों को भी अवेयर होगा, आपके फादर, कजन, आपने इनकी बातें भी सुनी होंगी। ठीक हो गया जी। तो सर आपको कानून एफबीआर अलाउ करता है कि रेंट इनकम में से 20% एक्सपेंस माइनस कर ले। ठीक हो गया जी। यानी 10 लाख में से 2 लाख रुपए तक का एक्सपेंस आप माइनस कर ले भाई, जो आपने काम करा है। कोई लोकल टैक्स भी है उसे एडजस्ट कर सकते हो अगेंस्ट इनकम। कोई इंटरेस्ट पेड किया है लोन पे जो प्रॉपर्टी के लिए ली है, उसे एडजस्ट कर लो। रेंट कलेक्शन कॉस्ट और लीगल फीस को एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक हो गया जी। यानी आपने 10 लाख रुपए कमाए और 3 लाख रुपए आपने एक्सपेंस किया उस प्रॉपर्टी के लिए, उस इनकम को हासिल करने के लिए। तो अब आपने 10 लाख रुपए पे रेंट नहीं देना, 10 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना होता। अब आपने टैक्स देना है 7 लाख रुपए पे। तो इस तरह जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो लीगली तौर पे कम हो गई,
ये कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जो आपको एफबीआर अलाउ करता है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी कौन सी इनकम है सर हमारे पास? सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अरे बड़ा मजे की चीज है कैपिटल गेन। क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि कैपिटल गेन यानी किसी भी चीज का गेन। गेन चाहे वो सेल ऑफ शेयर से हो, सेल ऑफ प्लॉट से हो, सेल ऑफ कोई पर्सनल आइटम या ज्वेलरी से हो, स्टॉक शेयर से हो, कोई ड्राइंग या कॉइन से हो, तो आपका जो गेन होता है ना, यानी 100 रुपए की चीज 150 रुपए की बेची। अब सरकार इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको कहेगी भाई वो 50 रुपए मजे से एंजॉय करो। हाँ, उसके कुछ एग्जाम्पशन हैं, कुछ टाइमलाइंस हैं। उस चीज पे अगर आप पूरे उतरते हो, क्वालिफाई करते हो, तो वो एग्जाम्पशन हैं। अदरवाइज आपको सरकार कहेगी सर 50 रुपए कमाए तो आ जाओ बेटा टैक्स दे दो 50 रुपए पे। अच्छा जी, इसकी सबसे बेसिक एग्जाम्पल क्या है? स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा आपके वालिदैन फैमिली में कोई या आपके मोहल्लों में लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे होते हैं। फ्लैट लिया, खरीदा, बेचा, प्लॉट लिया, खरीदा, बेचा, तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। सरकार ये थोड़ी कहेगी भाई आप टैक्स नहीं दो। सरकार कहेगी सर आ जाए टैक्स दे दें। ओपन प्लॉट पे 8 साल की अगर होल्डिंग है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। बैरिया टाउन में 125 गज का प्लॉट ले लिया 2015 में, सर 2024 में बेच रहा हूं, कोई टैक्स नहीं देना। लिया था 20 लाख रुपए का, बेच रहा हूं 50 लाख रुपए का, कोई टैक्स नहीं देना। 8 साल गुजार चुका हूं। लेकिन और फ्लैट की बात है, अगर हम जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स होते हैं उस पे 4 साल की एग्जेम्पशन है। 4 साल होल्ड कर लिया, 5वें साल बेचा, कोई टैक्स नहीं देना। 4 साल के अंदर बेचा तो क्या होगा? बिल्कुल टैक्स है। हर साल का अलग अलग फॉर्मूलाज बने हुए हैं, वो आगे आके समझा देंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला वो काम करता है और किस तरीके से आपको वो टैक्स देना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा जी, सॉरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, अदर सोर्सेज की इनकम क्या होती है? अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक शख्स है जो सैलरी अर्न करता है, महीने के 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। उस 1 लाख रुपए से वो उसने जो सेविंग की, उसने कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में भी सेव किया हुआ है, यानी सेविंग अकाउंट में एज अ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और कुछ पैसा उसने शेयर्स खरीद लिए, मीजान बैंक के शेयर ले लिए, सैफ पावर के ले लिए, एमसीबी यूबीएल बैंक के ले लिए। उसने बोला यार शेयर बढ़ता भी रहेगा, कैपिटल गेन भी इंजॉय करूंगा, और शेयर्स पे ये कंपनीज या कुछ कंपनीज सालाना डिविडेंड भी देती हैं। डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट होता है, वो आपको उस पर भी आपको कहता है यार मैं चलो अपनी सेविंग से ही थोड़ा सा ये काम कर लूं। अच्छा जी, अब उस बंदे ने कहा यार अब थोड़े और पैसे बच गए, मैं क्या करता हूं अपनी किस्मत आजमाता हूं, क्या पता किस्मत के सितारे मेरा साथ दे और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। अजी मैंने 5 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड भी खरीद लिए, 750 के, 1500 के, 200 के, वॉट एवर प्राइस बॉन्ड भी खरीद लिए। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया भाई। दराज पे स्टोर बना दिया, अमेजोन पे स्टोर बना दिया, दराज पे घड़ियां बेचने लगा, परफ्यूम बेचने लगा, बोला यार साइट पे छोटा मोटा चलता रहेगा। ठीक हो गया जी। तो ये वो सारी इनकम के कैटेगरीज है जिस पे भी टैक्स लगता है। ठीक है। डिविडेंड इनकम यानी आपने मीजान बैंक का शेयर खरीदा है, मीजान बैंक में आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स में। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मीजान बैंक ने आपको सालाना 15% आप अज्यूम करें कि आपको 15% आपको डिविडेंड दिया। ठीक है, तो उस डिविडेंड पे वो टैक्स काटेगा। टैक्स कितना काटेगा? फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 30%, डबल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि फाइलर को हर चीज में हाफ की बचत है। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम भी इनकम है और इनकम मींस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। अब आगे प्रॉफिट ऑन डेट यानी बैंकिंग प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो आप खरीदते हो, जिसको हम टीडीआर से कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स कहते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट्स कहते हैं। सेविंग अकाउंट में लेट सपोज 10 लाख रुपए आपने सेव किए हुए, अब आपको फॉर एग्जांपल मीजान बैंक में ही सेव किए हुए, या मान लेते हैं यूबीएल के अंदर आपने रखे हुए, तो यूबीएल आज के रेट के हिसाब से 19 से 20% सालाना प्रॉफिट दे रहा है। तो उस 20% पे, उस जो 10 लाख रुपए पे सालाना 19 से 20% प्रॉफिट लगेगा, उस पे बैंक आपसे टैक्स विथहोल्डिंग करेगा। दायरे प्रॉफिट है यानी इनकम है, इनकम है तो टैक्स देना है भाई। सरकार कहेगी आ जाओ भाई टैक्स दे दो। ठीक हो गया जी। तो टैक्स कितना देना है? अगेन वही बात, फाइलर को 15% देना है, नॉन फाइलर को 30% देना है, यानी डबल देना है। नॉन फाइलर का टैक्स हर लिहाज से डबल है। ठीक हो गया जी।
अच्छा, फिर अगर आपके पास इतनी सेविंग्स थी, प्रॉपर्टीज वगैरह भी ली हुई हैं, तो उसके रेंट पे भी आपने टैक्स देना है, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अभी हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि प्राइस बॉन्ड लिया जी मेरे पास सर, प्राइस बॉन्ड ने मेरा प्राइस बॉन्ड खुल गया भाई 30 लाख रुपए का। ओहो जबरदस्त, मजे आ गए। प्राइस बॉन्ड भी विनिंग उसकी जो होती है वो इनकम कंसिडर्ड होती है। तो प्राइस बॉन्ड विनिंग, लेट सपोज 30 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड खुल गया आपका। तो भाई सरकार कहेगी अच्छा इतने मजे थोड़ी आ रहे, 30 लाख घर ले जाओगे। सरकार कहेगी बेटा अगर फाइलर हो तो 30 लाख पे 15% टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, और अगर नॉन फाइलर हो तो क्या होगा, डबल टैक्स दोगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि नॉन फाइलर को हर लिहाज से डबल टैक्स है, तो लिहाजा जो प्राइस बॉन्ड विनिंग्स हैं उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द इनकम है। अच्छा, उसके अलावा बोनस शेयर्स, कंपनीज बोनस शेयर इशू करती है। आपने 10 लाख रुपए के 1,000 शेयर लिए हुए मीजान बैंक के। मीजान बैंक ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, साल में आउट परफॉर्म किया, जबरदस्त नेट प्रॉफिट दिखाए, जबरदस्त परफॉर्म किया। कहा भाई मैं अपने शेयर होल्डर को फला फला 100 बोनस शेयर इशू करता हूं या करती हूं। तो भाई वो जो बोनस शेयर होंगे उससे आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी, उससे आपकी बैलेंस शीट बढ़ेगी, इनकम स्टेटमेंट बढ़ेगी। तो उस बोनस शेयर पे भी टैक्स होगा, फाइलर पे 10%, नॉन फाइलर पे 20%। इन सिंपल, नॉन फाइलर पे हर चीज पे डबल टैक्स है। अच्छा जी सर, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं मैं तो, घड़ियां बेचता हूं साइट पे, पार्ट टाइम घड़ियां बेचता हूं, कुछ भी काम करता हूं, तो क्या सर इनकम कमा रहा हूं टैक्स नहीं दूंगा? बिल्कुल सर टैक्स देंगे। सेम फॉर्मूला है, बिजनेस इनकम पे 6 लाख रुपए से ऊपर जब चले जाओगे तो टैक्स है, 6 लाख से अंदर पे टैक्स नहीं होता। अच्छा जी सर, एक सवाल है, आजकल बड़ा आईटी का काम चल रहा है, बड़े लोग फाइवर पे, अपवर्क पे इधर उधर से ऑनलाइन कमा रहे हैं, यूएस बेस्ड काम कर रहे हैं। आईटी कंपनीज बहुत सारी हो गई हैं, क्या वो भी टैक्स देती हैं? वो तो मिलियंस में रेवेन्यू करती हैं, मिलियंस में प्रॉफिट करती हैं। तो सर बिल्कुल आपने टैक्स देना है, चाहे आप कितना भी काम करो आपने टैक्स देना है। किस सूरत पे टैक्स नहीं देना सर? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, PSEB, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जिसको शॉर्ट में पीसेप कहा जाता है। पीसेप में रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एज आईटी कंपनी, चाहे वो कॉल सेंटर हो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो, आईटी सर्विसेज हो, सर आपको इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। आपको क्या होगा फिर, बैंक जो भी पैसा आप वायर करोगे बैंक उस पे, पीसेप की परसेंटेज है 0.25। 1 करोड़ रुपए अगर आपने वायर किया एज आईटी कंपनी पूरे साल में, तो 0.25% बैंक आपका पैसा विथहोल्ड कर लेगी, यानी एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस विथहोल्डिंग टैक्स काट लेगी। तो बाकी का जो पैसा है वो वाइट हो गया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दूसरे टैक्स माफ हो गए। अच्छा, दूसरे टैक्स क्या माफ हो गए, अब ये थोड़ी डिटेल्ड बात है। हो सकता है आप लोगों को ये इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा हाई लगे, बहुत ज्यादा हार्ड लगे, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि आईटी कंपनीज को जो परचेज करती हैं, जो वो सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देती हैं, या वो किसी भी किस्म का एक्सपेंस करती हैं, उस पर जो विथहोल्डिंग टैक्स विथहोल्ड करना होता है वो माफ नहीं है। सिर्फ इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है इफ दे आर पीसेप होल्डर्स। ठीक हो गया जी? यहां तक उम्मीद है कि आपको ये सारी मेरी बातें समझ आई होंगी। मोटा मोटा सा रिपीट कर देता हूं आज के सेशन को। इन सिंपल वर्ड्स, हमने आज कोर्स आउटलाइन देखी, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन देखा, उसके बाद हमने कुछ चीजें डिस्कस की, लाइक कि टैक्स क्या होता है, इनकम कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें फाइल करना पड़ता है, इनकम की क्या टाइप्स होती हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। और हर इनकम की टाइप पे टैक्स लगाया जाता है, टैक्स होता है, टैक्स विथहोल्ड होता है, और टैक्स पे भी करना पड़ता है लायबिलिटीज को, और टाइमली पे करना पड़ता है। ठीक हो गया जी? और एक बेसिक बात आज हमने क्या सीखी कि फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर को अगर हम कंपेयर करें, तो जो फाइलर का टैक्स है वो हमेशा हाफ होगा या कम होगा कंपैरेटिवली नॉन फाइलर से। तो फाइलर का टैक्स हाफ होगा, नॉन फाइलर का टैक्स डबल होगा। तो लिहाजा बेनिफिट किस चीज में, क्या समझ आया कि अपने टैक्स रिटर्न्स को टाइमली जमा कराना है, टैक्सेशन को समझना है, और फाइलर बनना है, एक्टिव फाइलर बनना है, ताकि ताकि हम टैक्स सेव कर सकें। अब एक्स्ट्रा पैसा जो सरकार को दे रहे हैं नॉन फाइलिंग की सूरत में, नॉन कंप्लायंस की सूरत में, वो ना दें। अच्छा जी, अब कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, उस एग्जाम्पशंस पे हम अपने अपनी अगली क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स आप कैसे फाइल करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सिंपली फ्रॉम द सैलरी रिटर्न, यानी एक सैलरी बनता है जिसकी तनख्वाह है,
एक्सक्यूज मी, सिंपल उसकी तनख्वाह है। हम डिफरेंट डिफरेंट दो तीन सिनेरियोज कर लेंगे कि किसी की तनख्वाह अंडर टैक्सेबल है, किसी की तनख्वाह टैक्सेबल कैटेगरी में आती है, ये सिनेरियोज कर लेंगे। फिर तनख्वाह के साथ सेविंग पे भी प्रॉफिट मिल रहा है बैंक में, फिर उससे कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं तो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है। फिर अगर उसने रेंट इनकम हासिल की हुई है, उसने उसकी कोई प्रॉपर्टी भी है, यानी वो इतना प्रिविलेज है, इतना उसने अर्न किया हुआ है कि उसकी प्रॉपर्टी भी ओन करता है, तो भी उसको रेंट इनकम आ रही है, तो उस पर क्या टैक्सेबल होगा, हाउ इट वर्क्स, एफबीआर का सिस्टम कैसे दिखता है, लॉग इन कैसे करना है, सबसे पहली चीज एनटीएन कैसे बनाना है हमें, और एनटीएन बनाने के प्री रिक्विजिट्स क्या है, वो इंशाल्लाह ताला हम सारी चीजें अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग ये अपने सेशन को रिवाइज कीजिएगा, स्लाइड्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क, और हम इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में हम अपने कुछ एग्जाम्शंस और प्रैक्टिकली सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरह आपको इंफॉर्मेशन कंपाइल करनी है टू फाइल टैक्स रिटर्न और टू मेक एनटीएन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।